हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे नेक्स्ट हमारा रहेगा टॉपिक ससेप्टिबिलिटी एंड होस्ट पैरासाइट स्पेसिफिसिटी। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है पहले ये देखेंगे, देन उसके बाद होस्ट पैरासाइट स्पेसिफिसिटी क्या होगा उसको देखेंगे। ठीक है, अब देखो ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक ऐसा फेज होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट है, वो जल्दी इन्फेक्शन को रिसीव करता है। ठीक है, ससेप्टिबल हो जाता है, उसको कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी पैरासाइट, कोई भी पैथोजन जल्दी अटैक करे। ठीक है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरों के अटैक को जल्दी रिसीव करता है, जिनका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता, उनको हम ससेप्टिबल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी एक ऐसी स्टेट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में टू गेट इन्फेक्टेड या इन्फ्लुएंस्ड और हार्म बाय समथिंग। ठीक है, जो जल्दी ही किसी से इन्फेक्शन को रिसीव कर ले। ठीक है, अब जो ससेप्टिबल पर्सन है वो ससेप्टिबिलिटी किस वजह से होती है मेन वीक इम्यून सिस्टम की वजह से। ठीक है, वीक इम्यून सिस्टम, जिसका जितना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग या वीक होगा उतना ही डिपेंड करती है किसकी, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, जिसका वीक इम्यून सिस्टम होता है वो ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं, वो ज़्यादा जल्दी डिजीज़ को एक्वायर करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ससेप्टिबिलिटी में और क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें एबिलिटी नहीं होती टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल एजेंट्स। ठीक है, देखो हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारे सराउंडिंग में हवा होती है, तो हवा में कई सारे पैथोजन्स होते हैं, कई सारे पैथोजन जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली उनको किल करता रहता है, तो हमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो लोग वीक होते हैं, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, वीक लोग होते हैं उनको कोई ना कोई इन्फेक्शन हुई रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल तो होता ही है, पैथोजन्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह सारा कुछ होता है, तो वो बॉडी में जब एंटर कर जाते हैं और उनकी वजह से उनकी बॉडी ससेप्टिबल होती है, उनको जल्दी रिसीव कर लेती है, इम्यून सिस्टम उनको किल नहीं कर सकता, तो उन बंदों को क्या हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है, और जो ये ससेप्टिबिलिटी अगर किसी वीक पर्सन को छोड़ के अगर हम नॉर्मली देखें तो ये एज के साथ इंक्रीज़ होती है। जो ओल्डर एज्ड पीपल होते हैं ना, एज्ड पीपल, उनको ये ज़्यादा डिजीज़ कोई भी जो है वो जल्दी होती है कंपैरिजन टू यंग एज पीपल। ठीक है, उसके बाद अनवैक्सीनेटेड पीपल जो हैं वो ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं। जैसे ये कोविड की वैक्सीन चल रही है, एक्चुअल में कोविड की वैक्सीन का क्या सीन है, ये जो कोविड की वैक्सीन है, कोविड वायरस मतलब जो ये वायरस है उसको हमारी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, हमारे बॉडी में जाके वो नेचुरल एंटीबॉडीज़ डेवलप करवाता है। लेकिन जो लोग वीक होते हैं, जो लोग ओल्ड एज के हैं, वो उस वायरस को ही क्या नहीं कर सकते, उसको बियर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से काफ़ी सारी डेथ्स भी देखने को मिली हैं। ठीक है, लेकिन जो यंग एज के पीपल है, हमारी एज के पीपल हैं, उनको वैक्सीन करवानी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में जाके एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी और वो परमानेंटली स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम अगर वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो ज़्यादा हार्म नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो अनवैक्सीनेटेड पीपल जो है उनमें भी मोस्टली देखने को मिला है कि वो लोग ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं किसी भी डिजीज़ को एक्वायर करने में। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग ससेप्टिबिलिटी, हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे एजिंग आ गया, पोर न्यूट्रिशन आ गया, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाना, देन एक्सपोजर टू टॉक्सिकेंट्स। ठीक है, ये मतलब किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे टॉक्सिन्स वगैरह हों उन पे वहाँ पे काम करना तो इंक्रीज़ करता है किसको, ससेप्टिबिलिटी को। ठीक है, देन उसके बाद फॉरेन पार्टिकल्स जैसे कि वायरसेस हो गए हमारे पास, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोन्स हो गए, हेलमिंथ पैरासाइट्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, हमारी ससेप्टिबिलिटी को एनहांस मतलब इंक्रीज़ करती हैं। ठीक है, अब ये पैथोजेंस जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट तरीके से एंटर करते हैं और हमें बॉडी में जाके डिजीज़ करवाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद टाइप्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी की बात करें अगर हम, तो हमारे पास ससेप्टिबिलिटी जो दो मेन टाइप की होती है, एक जेनेटिक, एक को जेनेटिक बोलते हैं, दूसरे को हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। ठीक है, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी या फिर उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज़। ये हमें क्या इंक्लूड करती है, ऐसी जेनेटिक वेरिएशंस जो क्या होती हैं, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इनहेरिटेड होती हैं, और जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से डिजीज़ की डेवलपमेंट होती है। देखो नॉर्मली हमारे में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 पे अलग से जीन्स हैं, 2 पे अलग से जीन्स हैं, इस तरह से हमारी जो है पूरा जेनेटिक मेकअप होता है। लेकिन किसी वजह से, किसी म्यूटेशन की वजह से अगर किसी भी क्रोमोसोम, कोई भी क्रोमोसोम, चाहे वो हमारा सोमेटिक है या जर्म सेल वाला क्रोमोसोम, वो पता है ना, सोमेटिक और जर्म सेल्स, 22 पेयर्स को हम ऑटोसोम्स बोलते हैं और 1 पेयर को हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, जो XX और XY होता है। ठीक है, इनमें से किसी भी क्रोमोसोम में, किसी भी जीन में अगर कोई म्यूटेशन आ जाती है, कोई वेरिएशन आ जाती है, तो वो लीड करती है कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने दी है, ब्राका जीन में अगर कोई वेरिएशन आ जाती है तो वो ब्रेस्ट कैंसर लीड करवाती है, और ये जो ब्राका जीन में वेरिएशन आई है ये हेरिडिटी होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, और जेनेटिक वेरिएशन के फैक्टर्स
कौन कौन से पर्टिकुलरली रहते हैं जेनेटिक वेरिएशन के फैक्टर्स, जैसे कि देखो हमारे पास हैं जेनेटिक मॉडिफायर्स, अगर किसी वजह से हमारे जीन्स में कुछ मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि किसी में वेरिएशंस आए। जैसे कि इन्वायरमेंट पे कैसे डिपेंड करेगा, अगर कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे रेडिएशंस का एक्सपोजर है अच्छा खासा, ठीक है, और पर्टिकुलरली जो एक्सरेज वगैरह या गामा रेज होती हैं ये हमारे जेनेटिक मेकअप को चेंज करती हैं, बाकी ऐसे नॉर्मली हर एक रेज नहीं चेंज कर सकती। जैसे सन रेज हैं, ये हमारे जेनेटिक मेकअप में कोई इफेक्ट नहीं करती। जो स्ट्रॉन्ग वाली रेज होती है ना, एक्स रेज वगैरह, वो हमारे जेनेटिक मेकअप को चेंज कर सकती हैं, ठीक है। तो उनकी चेंजेस की वजह से जो है डिजीज़ जो है डेवलप हो जाती है, ठीक है। अगर कोई एक से ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हों किसी डिसऑर्डर को डेवलप करवाने में, उसको हम बोलते हैं मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर। जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़, ओबेसिटी हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, ठीक है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें, देखो डायबिटीज़ हमारे पास दो तरह की होती है, एक डायबिटीज़ टाइप 1, एक टाइप 2। इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, इसको बोलते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट। मतलब क्या हो गया, ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है ना, डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं होती। पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करता, वर्किंग तो बात की बात है, प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से शुगर का लेवल रेज हो जाता है। लेकिन जो टाइप 2 है इसमें इंसुलिन पूरी तरीके से प्रोड्यूस होता है, पेनक्रियाज के सेल्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन वो इंसुलिन पूरा अपना काम नहीं करता। वो इंसुलिन जो है वो शुगर के लेवल को कंट्रोल नहीं करता। इसको बोलते हैं हम टाइप 2 डायबिटीज़। और ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिट होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कई सारी ऐसी फैमिलीज हैं, अगर पेरेंट्स को शुगर है तो आगे बच्चों को शुगर होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हेरिडिटी में ट्रांसमिट होती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो ट्रांसमिट नहीं होती। उसके बाद आर्टिफिशियल ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो ये डेवलप होती है बाय यूजिंग मेडिसिन। मतलब नॉर्मली अगर किसी बंदे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेडिसिन यूज़ करता है, ठीक है। वो मेडिसिन आपने देखा होगा, हम पहले स्टार्टिंग में एक डोज से ही हमें इफेक्ट होने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता जब हम यूज टू हो जाते हैं हमें वो डोजेज इफेक्ट ही नहीं करती। हम उनके इतना यूज्ड हो जाते हैं, इतना आदी हो जाते हैं कि उस मेडिसिन से हमें कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर हमें वो डोज या तो चेंज करनी पड़ती है या इंक्रीज़ करनी पड़ती है। तो ये जो प्रोसेस है ना, जिसमें हमें उस डोज का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसको हम क्या, पोटेंसी डेवलप हो चुकी है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, आर्टिफिशियल ससेप्टिबिलिटी। उसके बाद कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमारे होस्ट की जो मतलब हमारी ससेप्टिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, जैसे हमारे पास एजेंट्स आ गए, इन्वायरमेंटल फैक्टर आ गया या होस्ट के फैक्टर। एजेंट्स में जैसे इन्फेक्टिविटी, जो मतलब पैरासाइट है, चाहे वो वायरस है, बैक्टीरिया है, उसकी इन्फेक्टिविटी कितनी है, उसकी पैथोजेनिसिटी कितनी है, वायरुलेंस कितना है, इम्यूनोजेनिसिटी, एंटीजेनिक स्टेबिलिटी और सर्वाइवल। ये सारे एजेंट्स के फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ससेप्टिबिलिटी को डेवलप करवाने में, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हमारे पास वेदर आ गया, हाउसिंग मतलब रहने की जगह कैसी है, जियोग्राफी पूरा क्लाइमेट वगैरह कैसा है, ऑक्यूपेशनल सेटिंग जहाँ बंदा रहता है उसका ऑक्यूपेशन क्या है, किस तरह से वो काम करता है, एयर की क्वालिटी और फूड वगैरह पे डिपेंड करता है, ठीक है, इन्वायरमेंट में। होस्ट की जो पर्टिकुलर चीज़ें रहती हैं, होस्ट की एज क्या है, ठीक है, चाइल्ड है, यंग स्टेज पे है या ओल्डर स्टेज पे है, उसकी सेक्स क्या है, मतलब मेल है या फीमेल है, बिहेवियर उसका किस तरह का है, न्यूट्रिशनल स्टेटस मतलब खान पीन कैसा है और उसकी हेल्थ कैसी है, वीक है या हेल्दी बंदा है, ये सारी चीज़ें जो है डिटरमाइन करती हैं किसको, ससेप्टिबिलिटी को, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें होस्ट पैरासाइट स्पेसिफिसिटी की, हमारे पास ससेप्टिबिलिटी उतना ही था, ससेप्टिबिलिटी में उससे ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। अब होस्ट पैरासाइट स्पेसिफिसिटी की बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है पैथोलॉजी का, मतलब पैरासाइटोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसमें हमने क्या देखना होता है, बायोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। हमने बायोलॉजिकल रिलेशनशिप देखना होता है होस्ट और पैरासाइट का। बायोलॉजिकल रिलेशनशिप क्यों? क्योंकि उनने दोनों चीज़ें जिंदा हैं, होस्ट भी हमारे पास लाइव है, पैरासाइट भी हमारे पास लाइव है, तो उन दोनों का रिलेशन हमने देखना होता है होस्ट पैरासाइट स्पेसिफिसिटी में। अब अगर होस्ट स्पेसिफिसिटी की बात करें, ये एक ऐसी नेचुरल अडॉप्टिबिलिटी है जिसमें कोई भी स्पीशीज़ पैरासाइट की या तो कुछ पर्टिकुलर होस्ट में रहेगी या फिर क्या करेगी, ग्रुप ऑफ होस्ट में रहेगी, ठीक है। पैरासाइट कुछ एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ में रहेगा, होस्ट की स्पीशीज़ में, या ग्रुप ऑफ होस्ट में रहेगा। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, होस्ट स्पेसिफिसिटी, ठीक है। अब जो स्पेसिफिसिटी है ये बहुत ज़्यादा ग्रेट वेरिएशंस शो करती है, ठीक है, ग्रेट वेरिएशन शो करती है। जैसे कि कुछ पैरासाइट्स जो हैं अडॉप्टेड रहते हैं पर्टिकुलर होस्ट में, जैसे कि पर्टिकुलर कुछ पैरासाइट जो है अडॉप्टेड रहते हैं वैरायटी ऑफ होस्ट, एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा होस्ट में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे कि ट्रिपेनोसोमा,
ठीक है। लेकिन कुछ एक पैरासाइट हाईली स्पेसिफिक होते हैं जो उसी पर्टिकुलर होस्ट में खुद को अडॉप्ट करवाते हैं, एक ही पर्टिकुलर, एक से ज़्यादा या दो होंगे, दो से ज़्यादा नहीं होते। दो कौन से हो सकते हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। जैसे कि हेलमिंथ पैरासाइट, ठीक है। हेलमिंथ पैरासाइट ज़्यादा होस्ट को नहीं प्रेफर करते, एक दो ही होस्ट को प्रेफर करते हैं और उनकी स्पेसिफिसिटी इस वजह से मेंटेन रहती है। उसके बाद कुछ एक पैरासाइट्स ऐसे हैं जो ना सिर्फ होस्ट स्पेसिफिक होते हैं बल्कि होस्ट में भी ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। मतलब अगर उन्होंने लिवर, जैसे लिवर फ्लूक है, लिवर फ्लूक ने लिवर में रहना है तो मतलब लिवर में रहना है। अगर उसको वो हार्ट में चला जाता है या हमारे स्टोमक में चला जाता है तो वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकता। उसने लिवर में रहना होता है, उसी पर्टिकुलर ऑर्गन की ही कंडीशन चाहिए होती है उनके सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अगर बाई चांस, वही चीज़ मैंने लिखा है कि अगर बाई चांस वो पैरासाइट किसी और ऑर्गन में पहुंच जाता है तो वो ग्रो और मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद है सेल एंड टिश्यू स्पेसिफिसिटी, मतलब कुछ एक ऐसे पैरासाइट हैं जो पर्टिकुलर बॉडी के सेल्स या टिश्यूज़ में ही स्पेसिफिकली इफेक्ट करते हैं, स्पेसिफिकली वहाँ जाके खुद को अडॉप्ट करते हैं, बाकी पूरी बॉडी में अडॉप्ट नहीं कर सकते। जैसे कि HIV वायरस है। HIV वायरस हमारे लिम्फोसाइट्स में जाके क्या करता है? इफेक्ट करता है। अभी आगे मैं बताऊंगी कि लिम्फोसाइट्स में ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है जो क्या करता है? HIV को अट्रैक्ट करता है, बाकी बॉडी के सेल्स में वो जाके नहीं अटैच हो सकता। देखो, लिम्फोसाइट हमारी किसकी टाइप है? हमारे ब्लड सेल्स की टाइप है, ठीक है। तो ब्लड में RBCs भी हैं, WBCs भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लिम्फोसाइट्स को जाके इफेक्ट करता है। क्यों? इसका आगे मैं एक रीज़न बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ इतना बता रही हूँ कि जो HIV है वो जाके लिम्फोसाइट्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। उसी तरह विब्रो कॉलरा, जो ये हमारे वॉमिटिंग और लूज मोशन वगैरह लगते हैं, ये जाके किसको इफेक्ट करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है। पूरी एलिमेंट्री कैनाल को इफेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन को। प्लाज्मोडियम की बात करें, हमारी बॉडी में RBCs और लिवर सेल्स को इफेक्ट करता है, ना हमारे पेनक्रियाज को इफेक्ट करेगा, ना हमारे हार्ट को। मलेरिया जैसे होता है ना, मलेरिया हमारे RBCs एनीमिया कॉज करवा देता है और हमारे लीवर को डैमेज करना शुरू कर देता है, तो हमारे हार्ट को कोई इफेक्ट नहीं होता, हमारे लंग्स को कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस तरह से पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर सेल्स या टिश्यू को ही ये इफेक्ट करते हैं, उन्हीं में जाके सर्वाइव करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जेनेटिक बेसिस ऑफ होस्ट स्पेसिफिसिटी, ठीक है। जेनेटिक बेसिस क्या रहता है? होस्ट की स्पेसिफिसिटी का, ठीक है। अब जो स्पेसिफिसिटी है ये डिपेंड करती है जीनोटाइप ऑफ द होस्ट। जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक मेकअप, ठीक है। जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करेगी, ठीक है। कुछ एक होस्ट जो होते हैं रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब अगर उनमें पैरासाइट आ भी जाता है तो उनको कोई इफेक्ट नहीं होता, उनमें डिजीज़ वगैरह डेवलप नहीं होती है, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन कुछ एक इन्फेक्टिव होते हैं, अगर उनमें पैरासाइट एंटर कर जाता है उनकी बॉडी पे इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद जेनेटिक मेकअप पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, लेकिन जेनेटिक मेकअप को छोड़ के फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी भी डिटरमाइन करती है किसको? होस्ट स्पेसिफिसिटी को। अब फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी को, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं। ये क्या होता है? अगर कोई पैरासाइट कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए किसी होस्ट में एंटर कर रहा है खुद को सर्वाइव करवाने के लिए, रिप्रोड्यूस नहीं, सिर्फ सर्वाइव करवाने के लिए शॉर्ट टर्म करिए किसी होस्ट में खुद को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो उसके लिए फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। किसी भी होस्ट का फिनोटाइप जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिनोटाइप मतलब उसकी अपीयरेंस। लेकिन अगर पैरासाइट ने लॉन्ग टर्म अडोप्टेशन, मतलब सालों के लिए खुद को अडॉप्ट करना है, देन जीनोटाइप ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, फिनोटाइप का कोई भी रोल नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ होस्ट स्पेसिफिसिटी। तो हमारे पास 3 मेन टाइप्स की हैं स्पेसिफिसिटी। एक ऑक्सीजीनस है या उसको मोनोजीनस बोलते हैं, ऐसे पैरासाइट जो सिर्फ और सिर्फ एक ही होस्ट में रहते हो, सिर्फ एक होस्ट स्पीशीज़, जैसे कि HIV वायरस, ठीक है, जो ह्यूमंस में ही होता है, उसके अलावा कैटल्स वगैरह में नहीं होता है, मंकी वगैरह में नहीं होता है, ठीक है। देन है स्टीनोजीनस, ऐसे पैरासाइट जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ या उसके क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ट्राइकीनिया जो है ये कई सारे मैमल्स में देखने को मिला है, ह्यूमंस में देखने को, या फिर उसके अलावा कई सारे मैमल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। लास्ट है यूरिजीनस। यूरिजीनस जो पैरासाइट्स होते हैं जो ज़रूरी नहीं कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं, वो अनरिलेटेड होस्ट में भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे टोक्सोप्लाज्मिया है, वो कहाँ होता है? बर्ड्स में भी और मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स आपको पता है दोनों अलग अलग तरह की, अलग अलग कैटेगरीज में आती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग होस्ट स्पेसिफिसिटी। हमारे पास 3 मेन फैक्टर्स हैं जो होस्ट की स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि इकोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी आ जाएगा, इथोलॉजिकल आ जाएगा और फिजियोलॉजिकल आएगा। इकोलॉजिकल की बात करें, ये क्या इंडिकेट करता है कि जो पैरासाइट है
ठीक है, या जो होस्ट है वो पैरासाइट के साथ अपना इन्वायरमेंट शेयर करे। होस्ट जो है उसमें अगर जो पैरासाइट एंटर किया है उसके साथ अपना इन्वायरमेंट शेयर करे। अपने इन्वायरमेंट में इवन के फूड शेयरिंग भी आएगा। ठीक है, जिस इन्वायरमेंट में होस्ट रह रहा है अगर वो पैरासाइट के साथ वो शेयर करेगा तो ही पैरासाइट सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, देन उसके बाद इथोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी आ जाएगा। इसमें होस्ट के बिहेवियर, मतलब जो होस्ट का बिहेवियर है वही क्या करेगा, पैरासाइट की सर्वाइवलेंस को इंक्रीज करेगा। जैसे कि पॉर्क ईटिंग पीपल हैव मोर चांसेस ऑफ एक्वायरिंग इन्फेक्शन ऑफ पॉर्क टेपवर्म। आपको पता है टेपवर्म जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन आपको मैंने एक बार करवाया भी था जब हमने टेपवर्म की लाइफ साइकिल की थी कि ये जो पॉर्क ईटिंग पीपल्स होते हैं, जो पिग का मीट खाते हैं, उन लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है कंपैरिजन टू अदर पीपल। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ये मोस्टली पिग में ही होता है, टेपवर्म जो है पिग में होता है, उससे पिग से ही ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा, जैसे हम मुस्लिम्स होते हैं, हम नहीं खाते पिग का मीट, तो हमारे में इसके चांसेस तो 0% रहते हैं। जो लोग पिग का मीट खाते हैं उनमें इसके चांसेस हो सकते हैं, बाकी हर किसी में हमें इसके चांसेस नहीं मिलते, टेपवर्म की इन्फेक्शन के चांसेस नहीं मिलते। तो ये जो मतलब होस्ट का बिहेवियर है उसी की वजह से उसमें पैरासाइट जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। ठीक है, और उसके बाद थर्ड आता है फिजियोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी। फिजियोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी में क्या आएगा कि पैरासाइट जो है वो होस्ट के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, और होस्ट को रिकॉग्नाइज करेगा कि वो अप्रोप्रिएट उसको फीलिंग दे रहा है, यानी उसके रिगार्डिंग वो, जैसे कि होस्ट का पीएच मान लो, हमारी बॉडी की बात करो, हमारे बक्कल कैविटी का पीएच अलग होता है, स्टोमिक का अलग होता है, इंटेस्टाइन का अलग होता है। बाकी सारी चीज़ों को अगर हम साइड रखें, एक ही एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये 3 अलग अलग तरह के पीएच होते हैं। ठीक है, पीएच वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर किसी पैरासाइट को, जैसे इंटेस्टाइन में, टेपवर्म को इंटेस्टाइन में रहना है, तो वो हमारे बक्कल कैविटी में आएगा, वो रिकॉग्नाइज करेगा, देन स्टोमिक में जाएगा, रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन वहाँ सेटल्ड नहीं होगा क्योंकि उसको रिक्वायर्ड कंडीशंस नहीं मिली। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा उसको वो रिक्वायर्ड कंडीशंस, वो फीलिंग्स मिल जाएंगी, तो वहाँ जाके वो सेटल्ड हो सकता है। ठीक है, तो मतलब वो होस्ट में आए, होस्ट में उसको फील हो, कंफर्टेबल फील हो अपनी सराउंडिंग से, देन ही वो खुद को वहाँ अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद फिजियोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी जो है वो अलग अलग तरह से डिटरमाइन की जाती है। जैसे कि पैरासाइट रिकॉग्नाइज करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन ऑफ द होस्ट। देखो जो होस्ट है ना, जैसे हमारी बॉडी पे कुछ रिसेप्टर सेल्स होते हैं, वो रिसेप्टर सेल जब तक किसी चीज़ को रिसीव ना करें हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर सकती। तो जो पैरासाइट है वो पहले उनको पहचानेगा, देन अगर मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन रिस्पॉन्ड करेगी तो वो एंटर करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना अभी कि लिम्फोसाइट्स में ही जाके HIV वायरस क्यों इफेक्ट करता है, अदर सेल्स में नहीं कर सकता, क्योंकि लिम्फोसाइट में CD4 होता है जो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। CD4 सेल होते हैं लिम्फोसाइट्स में जो HIV वायरस को अट्रैक्ट करेगा या HIV वायरस को अटैच कराने में रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद पैरासाइट जो है वो डिटेक्ट करे डेलिकेट वेरिएशंस। अगर होस्ट में कोई भी उसके मेटाबॉलिज्म में, उसके मेटाबोलाइट्स में कोई भी डेलिकेट, बिल्कुल माइन्यूट सी वेरिएशन आ रही है तो उसको भी पैरासाइट डिटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उन्हीं वेरिएशंस पे उसकी एडॉप्टेशन या उसकी जो है स्पेसिफिसिटी डिपेंड करती है। जैसे कि लिवर फ्लूक जो है ना, जो लिवर में रहता है, उसने इंटेस्टाइन से लिवर में मूव करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाइल डक्ट से, क्योंकि बाइल डक्ट ही जो है वो उसको लीवर तक पहुंचा सकती है और कोई डक्ट जो है लीवर तक नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, उसके बाद पैरासाइट अपने बॉडी में चेंजेस डेवलप करवाए विद द चेंजेस ऑफ होस्ट फिजियोलॉजी। जिस होस्ट में रह रहा है अगर उसमें कोई चेंजेस आ रही हैं तो पैरासाइट भी अपनी बॉडी में उसी तरह की चेंजेस बनवाए, तभी जाके एडजस्ट हो सकता है। देन उसके बाद पैरासाइट मस्ट सेटिस्फाइड विद द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल। जो उसको खाना पीना मिल रहा है उसके साथ पैरासाइट को सेटिस्फाई होना पड़ेगा, कोई नखरे नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, और लास्ट पे पैरासाइट मस्ट बी कंपैटिबल टू द होस्ट, मतलब जो जिस होस्ट में है उस होस्ट के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। उस होस्ट में जाके उसका सर्वाइवल, उसका ग्रोथ रेट और उसका रिप्रोडक्शन जो है होना चाहिए। अगर वो उसका ग्रोथ रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता देन वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, उसकी स्पीशीज़ वहीं की वहीं एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी लाइफ साइकिल। ठीक है, तो इस तरह से ये फिजियोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी रहती है जिसके बेसिस पे पैरासाइट खुद को क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, खुद की लाइफ साइकिल को कैरी ऑन कर सकता है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।